हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आज आप सभी के लिए एनसीईआरटी के क्लास 6 का 8th मतलब लास्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो कि है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वेदर के बारे में, क्लाइमेट, सीज़न, टाइप्स ऑफ सीज़न, मानसून, एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वाई फॉरेस्ट इज़ इसेंशियल एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी पाएंगे। तो उससे पहले ये सवाल है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था एक समय में। तो क्यों कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया? क्या भारत के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, इस कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? तो इस सवाल का जवाब आपको इसी चैप्टर से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वेदर से। तो वेदर डे टू डे चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर को बोलते हैं। डे टू डे जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उसको हम लोग वेदर बोलते हैं। डे टू डे चेंज को ही हम लोग वेदर बोलते हैं। डे टू डे चेंज को डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर में वेदर बोलते हैं उसको। और इसमें वेदर में क्या आ सकते हैं? आपका सनशाइन आ सकता है, आपका रेनफॉल आ सकता है, आपका टेम्परेचर आ सकता है। उस दिन का टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन आपका वेदर में इंक्लूड होता है। और ये डिपेंड करता है उस जगह का लोकेशन पे। ओके, उस जगह का लोकेशन, उसका एलिवेशन, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सी और उसका रिलीफ, ये कंसीडर करता है कि उसका आज का एटमॉस्फेयर क्या रहेगा। तो आज का जो एटमॉस्फेयर है उसी को हम लोग वेदर बोलते हैं। ओके, उसी को हम लोग वेदर बोलते हैं, जो आज का टेम्परेचर रहेगा। तो दूसरी जगह पे हम आते हैं क्लाइमेट पे। तो क्लाइमेट एक बहुत ही ज़्यादा सालों तक के लिए एक एवरेज लिया जाता है वेदर का उस पार्टिकुलर लोकेशन के लिए, कि उस पार्टिकुलर लोकेशन का एवरेज वेदर क्या रहा इन इतने सालों में। तो उसी को उस एरिया का क्लाइमेट बोलते हैं। एवरेज ऑफ वेदर। और ये मेनली 35 इयर्स तक के लिए किया जाता है। 35 इयर्स तक का एक पार्टिकुलर लोकेशन का एवरेज वेदर क्या होगा, वही उसका फिर क्लाइमेट होता है। और ये भी डिपेंड करता है उस जगह का लोकेशन, हाइट, एलिवेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और उसके रिलीफ पे डिपेंड करता है कि उस एरिया का क्लाइमेट क्या होगा। तो वेदर और क्लाइमेट आपके कंप्लीट हो गए। तो हम लोग आगे चलते हैं सीज़न पे। सीज़न किसे कहते हैं? सीज़न मेनली जो अर्थ का सन के चारों ओर रेवोल्यूशन के कारण कुछ समय के लिए साल में कुछ वेदर्स का चेंजिंग होता है। कुछ मंथ तक एक एग्जैक्ट एक ही तरह का क्लाइमेट चलता रहता है, एक ही तरह का वेदर चलता रहता है। तो उसी को ही सीज़न में हम लोग कहते हैं, उसी को सीज़न कहते हैं। तो मेनली मेजर्स, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सीज़न में। तो मेनली 4 तरह के मेजर सीज़न हैं जो कि इंडिया में होते हैं। अर्थ के चारों ओर रेवोल्यूशन के कारण ही हमारे इंडिया में ही नहीं पूरे अर्थ पे सीज़न का चेंजिंग होता है। और ये क्यों होता है और कैसे होता है, ये आपको मेरे लास्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, जो कि सेकंड चैप्टर है आपका एनसीईआरटी के क्लास 6 का। उसमें मैंने डिटेल में आपको सीज़न कैसे चेंज होते हैं इसका डिटेल दिया है। आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिए, मैं लिंक इसमें डाल दूँगा। ठीक, तो टोटली 4 मेजर सीज़न आपके इंडिया में होते हैं। पहला आपका होता है विंटर सीज़न,
जो कि आपका दिसंबर से फरवरी तक होता है। दूसरा आपका है समर सीजन, जो कि आपका मार्च से मई तक होता है। अब मैं मई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपका एनसीईआरटी बुक में ही मई तक लिखा हुआ है, मेनली तो समर तो काफ़ी दूर तक जाता है, मगर मई तक वहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं मई तक लिखा हूँ। थर्ड आपका आता है साउथ वेस्ट मॉनसून, जिसे हम लोग रेनी सीजन भी बोलते हैं। ये आपका जून से सितंबर तक होता है, ठीक। लास्ट आपका आता है रिट्रीट मॉनसून, जिसे ऑटनम भी बोलते हैं। ये आपका अक्टूबर और नवंबर में रहता है। ये 4 मेजर सीजन्स आपके इंडिया में आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं विंटर सीजन से। विंटर सीजन में सन का रे डायरेक्टली फॉल नहीं करता है हमारे इंडिया पे, क्योंकि उस समय सन का रे डायरेक्टली फॉल करता है साउथ पोलर साइड में, और हमारा इंडिया नॉर्थन रीजन में पड़ता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। और विंटर सीजन में आपका साउथर्न हेमिस्फीयर के साइड में डायरेक्ट फॉल करता है। तो डायरेक्ट फॉल ना मिलने के कारण सन का रेज हमें बहुत ही कम मिलता है विंटर सीजन में, मतलब कि दिसंबर से फरवरी तक में। इस कारण से इस मंथ में विंटर सीजन आपका रहता है, कम टेम्परेचर रहता है इंडिया का। फिर हम आगे आते हैं मार्च से मई में, जो कि है आपका समर सीजन। समर सीजन में आपका अर्थ के नॉर्थन हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट सन का रे फॉल करता है, जिस कारण से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है नॉर्थन हेमिस्फीयर का। और हम जानते हैं कि हमारा इंडिया भी नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही लाई करता है। और इसी समर सीजन में एक बहुत ही गर्म तरह की हवा भी ब्लो करती है, जिसे हम लू कहते हैं। लू कहते हैं, जो कि एक हॉट एयर है। हॉट एयर ब्लो करता है समर सीजन में, जिसे लू कहते हैं। आगे हम आते हैं जून से सितंबर में, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, जिसे हम लोग रेनी सीजन भी बोलते हैं। इस मंथ में अरेबियन सी से जो हवा ब्लो करती है, वो अपने साथ में अरेबियन सी का वाटर भी लेकर के चलती है, और वो मेन लैंड की तरफ से होते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ से जाती है, बे ऑफ बंगाल को जाती है, और मेन लैंड की तरफ से ही जाती है अरेबियन सी के साइड से। जो हमारा अरेबियन सी हमारा साउथ वेस्ट के साइड में है, वो उस साइड से हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ में जाती है ये एयर मानसून आपका, और मेन लैंड से जाती है। तो जो भी उसके बीच में अगर कोई हिल या माउंटेन या कोई भी बैरियर आता है, तो उससे टकरा करके फिर वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाता है। तो उसी में आपका रेनी सीजन, इसी मंथ में आपका रेनी सीजन होता है, क्योंकि मेनली इंडिया के काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स इसी मंथ में ही रेन को गेन करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर मेनली रेन पर ही डिपेंड करता है। आगे आते हैं हम लोग रिट्रीटिंग मानसून में, जो कि अक्टूबर से नवंबर में होता है। तो इसमें जो एयर बे ऑफ बंगाल पहुंच गया था, वही फिर से मानसून अब रिट्रीट होता है बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी के साइड में। तो इस साइड में इस में भी वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है, तो फर्स्ट में ये अरेबियन सी यहाँ पर है। अरेबियन सी से ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से जाती है मेन लैंड के होते हुए। तो ये इस साइड में पूरा इतना एरिया को कवर करते हुए इस साइड में ये जाती है बे ऑफ बंगाल के साइड में, ओके। और फिर बे ऑफ बंगाल से फिर से ये इस साइड में होना शुरू होती है, जो कि इस तरफ से ये घूमना स्टार्ट करती है, इस तरफ से। रिट्रीटिंग मानसून में बे ऑफ बंगाल से फिर से अपना प्रीवियस लोकेशन पे वो जाना स्टार्ट करते हैं वो मानसून। तो इस कारण से फिर रिट्रीटिंग मानसून में भी रेन गेन करते हैं कुछ कुछ स्टेट्स। मेनली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही ऐसे 2 स्टेट्स हैं जो कि साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून दोनों तरह के मानसून से रेन को गेन करते हैं। तो यहाँ पर आपका मेजर सीजन भी आपका कंप्लीट हो गया। विंटर में
कम सन का रे गेन करता है, समर सीजन में बहुत ज़्यादा रे का गेन करता है। साउथ वेस्ट मानसून में अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ से मानसून जाता है, इस कारण से रेनफॉल हम लोग का ज़्यादातर स्टेट्स गेन करता है। और रिट्रीटिंग मानसून में फिर से बे ऑफ बंगाल से फिर से लौट करके अरेबियन सी की तरफ से में आता है, और उस सीजन को ऑटनम सीजन बोलते हैं, जो कि अक्टूबर से नवंबर होता है। आगे हम लोग आते हैं मानसून में। मानसून एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मौसम। अरबिक में ये मौसम है जिसका मतलब होता है सीजन। मानसून का अरबिक में होता है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन। हम लोग ये जानते हैं कि मेनली इंडिया में ज़्यादातर रेन मॉनसून के ही कारण से होता है, और हमारा एग्रीकल्चर जो है वो भी हमारा मेनली मॉनसून के रेन के गेन पर ही ज़्यादातर डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका सीजन कंप्लीट हुआ, मॉनसून कंप्लीट हुआ, और एग्रीकल्चर भी आपका कंप्लीट हो गया। एग्रीकल्चर में एक ही छोटा सा लाइन था कि एग्रीकल्चर मेनली रेन के ही गेन पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि इंडिया में बहुत तरह के क्लाइमेट्स भी होते हैं, जैसे आपका इसी मॉनसून के ही कारण से डिफरेंट क्लाइमेट भी आपके बन जाते हैं कुछ किसी जगह के। जैसे कोलकाता और आपका महाराष्ट्र है, ये बहुत ही ह्यूमिड यहाँ का वेदर होता है, क्योंकि ये कोस्ट लाइन के बहुत ही करीब में है। ये आपका कोलकाता आपका बे ऑफ बंगाल के करीब में है, और आपका महाराष्ट्र आपका अरेबियन सी के नज़दीक में है, इसलिए ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं जैसलमेर, जो कि राजस्थान में। यहाँ बहुत ही ड्राई वेदर होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम रेनफॉल गेन ये करता है। और इसके अपोजिट हम आते हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ की बहुत ही टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि वहाँ रेन नहीं, वहाँ स्नो की बारिश होती है, वहाँ बर्फ़ गिरता है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। रेन के गेन करने के मामले में मेघालय का मानसीराम वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। मेघालय का मानसीराम सबसे ज़्यादा रेन गेन वो करता है। तो यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया। हम आगे आते हैं नेचुरल वेजिटेशन पे। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है वैसे तरह के वेजिटेशन, वैसे तरह के पेड़ पौधे जो खुद ब खुद ही उग जाते हैं, उनको कोई बोने नहीं जाता, शो नहीं करने जाता। ओके, तो वो ऑटोमेटिक ही ग्रो हो जाते हैं, तो वैसे वेजिटेशन को ही हम लोग नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। जैसे में आपके आते हैं नीम, पीपल, बहुत तरह के बसेस, श्रब्स। ओके, नीम हुआ, पीपल हुआ, मैंगो हुआ, पाम ट्री हुआ, जिसमें बहुत ही कम लीव्स होते हैं, जो कि माउंटेन एरिया में ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये सब जो वेजिटेशन है, ये सब नेचुरल वेजिटेशन है, जो ऑटोमेटिक ही ग्रो हो जाते हैं। इनको कोई ग्रो नहीं करता, या तो इनको बोता नहीं है, ऑटोमेटिक ही ग्रो, वैसे को ही नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। नेचुरल मतलब कि जिसे नेचर ने ऑटोमेटिक ही उसे ग्रो किया, वो होते हैं नेचुरल वेजिटेशन। मगर हम लोग लगातार अपना नेचुरल वेजिटेशन को ही ख़त्म कर रहे हैं, जबकि ये नेचुरल वेजिटेशन हम लोग को बहुत चीज़ देते हैं। हम लोग को फूड देते हैं, हम लोग को वुड देते हैं, हम लोग को मेडिसिन देते हैं, और मेनली नेचुरल जो वेजिटेशन है ये वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट होता है। फिर भी हम लोग लगातार इसको काटते जा रहे हैं और जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। आगे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पे। तो मेनली 5 तरह के वेजिटेशन हैं इंडिया में, मैं बताता हूँ। पहला है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसे हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। सेकंड में आपका आता है डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसे हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। थर्ड पे आपके आता है थॉर्नी फॉरेस्ट। फोर्थ में आपका आता है माउंटेन फॉरेस्ट।
फिफ्थ में आपका आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ओके, सबसे फर्स्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि साल भर रेन का गेन करते हैं और इनका लीव्स एवरी टाइम ग्रीन कलर का होता है। ये कभी भी अपने लीफ को झाड़ते नहीं है, कभी भी गिराते नहीं है, ये हमेशा ही ये जंगल हरा भरा रहता है। इतना ज़्यादा ये जंगल डेंस होता है कि इसमें सन का रे तक नहीं पहुंच पाता, इसका ग्राउंड तक, इतना ज़्यादा ये डेंस होता है। इंडिया में आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में मिल जाएगा और आपका वेस्टर्न घाट में आपको ये मिल जाएगा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइड में भी आपको ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा जो कि सालों भर तक रेन का गेन करता है और कभी भी अपना पत्ती को झाड़ता नहीं है। सन का रे भी क्रॉस नहीं कर सकता इसे। और इसके एग्जाम्पल में आपका आते हैं रोजवुड, फिर आपका महागोनी, इबोनी, ये सब कुछ पेड़ हैं जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में। डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट ही इंडिया में फैले हुए हैं क्योंकि ये मानसून फॉरेस्ट है। मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि मेनली मानसून से ही इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टेट्स रेन का गेन करते हैं। इसी कारण से डेसिडियस फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा स्टेट्स में फैले हुए हैं और इस फॉरेस्ट में लीफ झाड़ दिया करते हैं, गिरा दिया करते हैं, इसके पेड़ लीफ को गिरा दिया करते हैं। सालों भर तक इनको रेन का गेन नहीं होता है। मेनली इसका एग्जांपल आपके आते हैं नीम हुआ, पीपल हुआ, फिर आपका शीशम हुआ, शाल, टीक, ये सब इस फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज के एग्जाम्पल हुए। ये फॉरेस्ट आपको मेनली बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थ्रोनी फॉरेस्ट। थ्रोनी फॉरेस्ट मेनली ड्राई वेदर के जगह में मिलेगा जैसे कि राजस्थान हुआ आपका। इस फॉरेस्ट का जो पेड़ होते हैं वो अपने स्पाइंस के ज़रिए लॉस ऑफ वाटर को कम करते हैं, मतलब कि पानी की खपत को कम कर देते हैं अपना स्पाइंस के ज़रिए। ओके, इसके एग्जांपल में आपके आएंगे कीकर, बबूल, कैक्टस, ये सब इस फॉरेस्ट के कुछ एग्जांपल हैं। मेनली ये राजस्थान में आपका मिल जाते हैं। आगे आते हैं राजस्थान, पंजाब, ये हरियाणा, ये सब में भी आपका मिल जाएगा और वेस्टर्न घाट में भी आपको मिलेगा। आगे आते हैं हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट में। ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है ये 15,000 मीटर से 2500 मीटर के बीच में ये आपको ये फॉरेस्ट मिलेंगे। मेनली ये माउंटेन पर ही रहते हैं और ये कोनिकल शेप में रहेंगे, मतलब इस तरह का ये फॉरेस्ट, इस तरह का इसका पेड़ रहेगा, इस तरह का इसका पेड़ रहेगा कोनिकल शेप में। तो इसीलिए इसके पेड़ों को कोनिफेरस भी बोलते हैं। मेनली ये फॉरेस्ट आपका हिली एरिया में मिलेगा, मतलब हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ये सब साइड में आपको ये पेड़ आपको मिल जाएंगे। कोनिफेरस, कोन शेप में रहेगा। इसके एग्जांपल आपके आते हैं शीशम हुआ, चीड़, देवदार, ये सब आपके एग्जांपल हुए इसके। पाइन भी हुआ। आगे आते हैं हम लोग मैनग्रोव फॉरेस्ट पे। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के थ्रू एक बहुत बड़ा डेल्टा का क्रिएट किया गया है जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी डेल्टा में ही आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलता है। ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये सलीन वाटर में भी आसानी से रह सकता है, मतलब कि नमकीन पानी में भी आराम से रह सकता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट मेनली वेस्ट बंगाल और अंडमान और निकोबार आइलैंड में आपको आसानी से मिल जाएगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट में इस डेल्टा का नाम, जो कि मैनग्रोव फॉरेस्ट आपका सुंदरवन डेल्टा में है, और उस डेल्टा का नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ एक अलग तरह का स्पीसीज मिलता है ट्री का, उस ट्री को ही सुंदर बोला जाता है, सुंदर। इसीलिए उस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया उस ट्री के कारण, जो कि वेल नॉन, सबसे ज़्यादा वही ट्रीज आपका फैला हुआ है और इस ट्रीज को ही सुंदर बोला जाता है। इसीलिए उस फॉरेस्ट का नाम सुंदरवन पड़ा, डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और सुंदरवन डेल्टा में ही आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट आता है जो कि सलीन वाटर में भी आपका रह सकता है।
तो ये आपका टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका वाई फॉरेस्ट इज इसेंशियल। तो फॉरेस्ट इसलिए इसेंशियल है क्योंकि फॉरेस्ट आपका CO2 को ऑब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। जो हमारा ब्रीदिंग एयर है ऑक्सीजन, उसको ये रिलीज करता है। साथ ही साथ फॉरेस्ट का जो रूट्स है वो सॉइल इरोजन को रोकता है, क्योंकि वो सॉइल को बांधे हुए रहता है, बाइंड किए हुए रहता है, इसी कारण से वो सॉइल इरोजन को भी रोकता है। साथ ही साथ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट है, ये बहुत तरह का मेडिसिन्स भी देता है। और हमें चाहिए कि हम लोग को फॉरेस्ट को काटने से बचाना चाहिए। अगर आप उसे काट रहे हैं तो एक पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाना चाहिए, 10 पेड़। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारा प्रयास भी कर रहा है, बहुत सारा नेशनल पार्क भी बनाया है, बहुत सारा कैंपेन भी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो हम लोग को चाहिए कि पेड़ को नहीं काटें, नहीं तो सॉइल इरोजन और फ्लड काफ़ी ज़्यादा होंगे। और फॉरेस्ट हम लोग के लिए काफ़ी एसेंशियल है। अगर हम लोग को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, जो हम लोग के मेनली प्लांट और ट्रीज के ही ज़रिए, जो कि फॉरेस्ट के ही ज़रिए मिलता है, और तो फिर हम लोग सांस भी कैसे ले पाएंगे। आगे हम लोग आते हैं वाइल्ड लाइफ पे। तो इंडिया में काफ़ी तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के। रेप्टाइल्स हैं, मैमथ है, आपका एम्फीबियन है, इंसेक्ट है, वर्म्स है, बहुत तरह का इतना पाया जाता है कि काउंट तक नहीं आप कर सकते हैं। रेप्टाइल्स में हम लोग आते हैं कि बहुत तरह का स्नेक्स का यहाँ वैरायटी पाया जाता है, बहुत टाइप का यहाँ स्नेक पाया जाता है, जिसमें आपका कोबरा और करेत, जो कि सबसे पॉइजनस स्नेक है, वो भी आपका इंडिया में ही मिलता है। फिर आपका गिर वन, जो कि गिर फॉरेस्ट है, जो कि गुजरात में है, जो मेनली एशियाटिक लाइन के लिए उसका होम है, एशियाटिक लाइन का वहाँ होम है। और आपका काजीरंगा जो वन हॉर्न्ड राइनोसोरस का होम है, ये आपका असम में मिलता है। साथ ही कैमल जो कि ड्राई जगह में रहता है, वो आपका राजस्थान में मिलता है। और आपका स्नो लिपर्ड और वाइल्ड गोट जो कि आपका हिली एरिया में मिलता है, माउंटेन में। यानी कि हर एक तरह का वैरायटी का यहाँ जानवर मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ सिर्फ जानवर ही नहीं, यहाँ बर्ड्स भी मिलते हैं, डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट टाइप के यहाँ बर्ड्स मिलते हैं इंडिया में। और साथ ही साथ मिलते ही नहीं है, माइग्रेंट बर्ड्स भी इंडिया में आते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल आपका है साइबेरियन क्रेन, जो कि साइबेरिया रसिया से आता है। दिसंबर के समय में, विंटर सीजन के समय में, और मार्च तक रहता है। सिर्फ वही माइग्रेटरी बर्ड नहीं, और भी बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो कि हैं आपका स्ट्रॉक, फ्लेमिंगो, ये सभी बर्ड्स आते हैं। वाइल्ड लाइफ में हम अगर जाएं तो एनिमल में हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है, और नेशनल बर्ड हमारा पिकॉक है। इतना तरह का वैरायटी मिलता है इंडिया में, इतने तरह के टाइप्स ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, इतने तरह के वेजिटेशन मिलते हैं यहाँ, डिफरेंट सीजन्स हैं यहाँ। इसी के कारण ही इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी के कारण ही, ये पैसे के कारण सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ इतना सारा डाइवर्सिटी है। टोटल हम लोग 447 लैंग्वेजेस बोलते हैं, 1000 ऑफ ट्राइबल्स ग्रुप है यहाँ, कितनी सारी कम्युनिटी हैं, हिंदू में भी कितने सारी कम्युनिटी हैं, मुस्लिम में इतने सारे कम्युनिटी हैं, फिर भी हम लोग के अंदर में यूनिटी है। इसी के कारण से ही इंडिया को सोने की चिड़िया बोला गया था, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप के, हर एक तरह के, इतना वैरायटी है कि आदमी लिखना शुरू करे तो लिख ही नहीं पाएगा, किताब भर जाएगा उसका, इतना ज़्यादा वैरायटी है यहाँ। इसी के कारण से ही इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हमें चाहिए कि हम लोग इस सोने की चिड़िया को बर्बाद होने से रोकें। हम लोग को अपना नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है उसको सेव करना चाहिए। इसका तरीका हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग वैसे सामान को नहीं खरीदें जो कि एनिमल के पार्ट्स से बनाए जाते हों। अगर हम लोग सामान खरीदना ही बंद कर देंगे तो वो बनने ही बंद हो जाएंगे। अगर हम लोग खरीदना बंद कर देंगे तो एनिमल का जो किलिंग होता है वो बंद हो जाएगा। सरकार भी इसमें बहुत सारा हेल्प करता है। उन्होंने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक बनाने का स्टार्ट किया है, जो कि हमेशा वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मनाते हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए गए हैं। हमें भी चाहिए कि हम लोग को भी गवर्नमेंट का हेल्प करें, ताकि सोने की चिड़िया को हमारा फ्यूचर जनरेशन भी देख पाए। तो इस तरह से NCERT का 8 चैप्टर इंडिया क्लाइमेट
इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मैंने आज कंप्लीट कर दिया, जो कि एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर था। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी का 6th क्लास में ही। तब तक के लिए गौरव को धन्यवाद दीजिए। बाय बाय।